सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और आज के जो टॉपिक्स हैं, पहला देख लो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, फिर बोनेडी बरी पूजा, टेलीमानस, चागोस आइलैंड, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ओवरव्यू, हाइपरनेट्रीमिया एक टॉपिक आपका बनता है, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया। देन वी हैव वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 एक टॉपिक है आपका, ओपन सेफली बाराडा तिजुका बीच मैपिंग का एक टॉपिक आपके लिए बनता है। फिर मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग वर्किंग ऑफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना है कि टेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है इन ऑर्डर टू शेप, आप कह सकते हो, इन शेपिंग वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। कोई क्वेरी है तो नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। साथ में सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट है, सारे कोर्सेज का जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं इसमें ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, वहाँ से सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर लेना। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, इथिक्स को कंप्लीट करना, प्रहार का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, करंट अफेयर्स का, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का, और एग्रीकल्चर का भी नया मतलब नया बैच है, ऐसे का चल ही रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है साउथ कोरिया की कैंग जो है, साउथ कोरिया की आपकी जो साउथ कोरिया कैंग विंस लिटरेचर नोबेल फॉर हर इंटेंस प्रोज। ठीक है, जो मतलब उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके लिए उन्हें यू कैन से कि नोबेल प्राइज़ जो है वो उनको दिया गया है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है, तो इस पे देख लेते हैं इनका जो काम है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। वी नीड टू नो अबाउट द वर्क दैट हैज़ बीन डन। तो ये 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है आपका, 2024 नोबेल प्राइज़ जो है ये इनको दिया गया है। इसमें यही होता है, इधर से उधर घूमना पड़ता है, इसलिए ठीक है, टाइम काफ़ी लग जाता है जब ज़्यादा कंटेंट आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा एक रहता है। तो 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का, अवार्ड दिया गया साउथ कोरिया के हैंग कैंग को। उनका जो इम्पोर्टेंट पोइटिक जो उन्होंने पोइटिक, आप जानते ही होंगे क्या मतलब है। सो यहाँ पे क्या है कि यूरोसेंट्रिक विनर से लेके, यूरोसेंट्रिक जो है, यूरो मतलब यूरोपियन सेंट्रिक खास तौर से, तो अब ये थोड़ा सा एशिया सेंट्रिक की बात की गई। तो हैंग कैंग जो है ये उनका अपना ही एक तरीका है, उन्होंने काफ़ी सारे जैसे लाइक वुमेन स्ट्रगल से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, अगेंस्ट पैट्रियार्की। फिर कई सारे उनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे द वेजिटेरियन, ये पहली बार पब्लिश हुआ था कोरिया के अंदर इन 2007। फिर उसको इंग्लिश में भी 2015 के अंदर जो इसका ट्रांसलेशन आपका किया गया था। तो वेजिटेरियन है, इसमें एक वुमेन है, वो किस तरीके से, मतलब वहाँ के लिए तो यही है कि उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया और पूरे तरीके से जो है वेजिटेरियन डाइट ले ली। फिर उसमें फैमिली में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। तो हमारे यहाँ तो क्या उल्टा होगा, ठीक है, मतलब जैसे वेजिटेरियन जो डाइट है, तो अगर वो मतलब कुछ नॉनवेज खाना चले जाए तो उनका स्ट्रगल अलग होगा। तो यहाँ पे तो अलग तरीके से ये पोएम लिखी होती, द नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये कुछ है। और देखो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ख़ास तौर से इफ़ यूल सी जो एक जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये जो पोएटिक एस्पेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद हैं, उन्होंने लिखा है। अब उनको समझना है, मतलब उसको समझने के लिए उनके जो डेप्थ है लिखा हुआ है, जैसे पूस की रात है ना, नमक का दरोगा, गोदान, तो उसके लिए भारतीय समाज को समझना ज़रूरी है, तभी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड वो किस तरीके से समझेगा, क्योंकि वही लोग तो सारा डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसलिए वजह से जो लिटरेचर के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो इतना नोबेल प्राइज़ जैसे लेखक भारत में बहुत सारे हैं, बट मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक कंटेक्स्ट समझना मुश्किल है। अगर कोई चीज़ मान लो मदर की इंपॉर्टेंस के ऊपर, फैमिली की इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई लिखता है या कोई मूवी बनती है, तो बहुत मुश्किल है वेस्टर्न वर्ल्ड को उसको समझ पाना कि वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो जो कल्चरल डिफरेंस है ना, तो जो कल्चरल सिमिलैरिटी जिधर आपको मिलेगी उधर फिर वो इंक्लिनेशन
टूवर्ड्स जो भी उससे रिलेटेड वर्क होगा उसको ज़्यादा अप्रिशिएशन जो है मिल पाएगा, और इस एरिया में नोबेल प्राइज़ और बड़े जो भी अवार्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो प्रोवाइडेड है वो आपका दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब भारत में ऐसा नहीं हो रहा है या दूसरे एशियन देशों में ऐसा अच्छा लिखा नहीं जा रहा है, बट ठीक है, एक स्टेप जो है वो आपका जो है वो लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, बोनेडी बरी पूजा ऑफ कोलकाता ब्रिंग बैक एनिमल पास्ट फॉर यंगर जनरेशन। तो यहाँ पे बस आप याद रखना है कि ये ट्रेडिशनल बंगाली हेरिटेज माना जाता है, कोलकाता हेरिटेज होम। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो फैमिली है बोनेडी बारिश, वो पूजा जो दुर्गा पूजा है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस पर आपका पार्टिसिपेट करती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ भी है, अपने लोग गांव जाते हैं और ये सब जो एक ट्रेडिशनल और कम्युनिटी लिंकेज है वो आपका इस्टाब्लिश करके और रहता है। तो दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आप देखो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है, या आप टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ सेक्टर पे, जैसे इस बार भी एक प्रश्न था मेंस का और इट वाज रिलेटेड विथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा आपकी लिस्टिंग अगर आपके पास है, यू आर अवेयर अबाउट कि अच्छा ये एरिया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल आप जो है मतलब ऐसे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। टेली कम्युनिकेशन है, टेली मेडिसिन शब्द आपने सुना होगा, क्या मतलब होता है? टेली मेडिसिन का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर कहीं, जैसे मान लो एम्स के डॉक्टर दिल्ली में बैठे हो, गांव में किसी पर्सन का इलाज कर रहे हैं, तो आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल है, मतलब वो अपनी जो है प्रक्रिया बताएंगे, क्या प्रॉब्लम किसको फेस की जा रही है, जो भी आपके पर्सन होंगे वो अपना जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बताएंगे, और जो डॉक्टर हैं वो सारा जो भी उनको इलाज है वो बताएंगे, और आजकल रिपोर्ट और ये सब भी तुरंत मेल के माध्यम से और भी कई तरीके उसके माध्यम से किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसा कौन सा पोर्टल है भारत सरकार का, एस से नाम स्टार्ट होता है, जिसका एम टेली मेडिसिन को प्रमोट करने का है, ये जरूर सा बताना। टेली मानस सर्विस की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, तो ये मेंटल हेल्थ के कंटेक्स्ट में है, और इस चीज़ को 2022 में इनिशिएट किया गया है, और इसके बाद अब इसको लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, टेली मानस प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और इवन आप भी अगर मतलब बात किया जाए आपकी प्रिपरेशन का जो समय है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा एक अपना ध्यान रखना चाहिए। देखो इस एग्ज़ाम में आप एकेडमिक जो प्रिपरेशन है वो तो ठीक है, नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को भी अच्छे से हमें मैनेज करना है, क्योंकि प्रोसेस बहुत बहुत लंबा है। अभी हम ही लोग जो है मान लो पढ़ाते हैं, तो अभी इतना आसान काम ये भी नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार करना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत आसान क्या, बिल्कुल नहीं होता है। आपको पढ़ना है और फिर उस तरीके से लिखना है, फिर उसके बाद बच्चे देखें ना देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी मोटिवेशन मेंटेन करना है और कंटेंट अच्छे देते रहना है। तो इसके लिए भी आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी मेंटल लेवल पे, मान लो आप जो कर रहे हो उसका अभी आपको तुरंत आउटकम नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए प्रयास जो है वो आपको करते रहना चाहिए, ये है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये एडिटोरियल का टॉपिक है। अब इसमें देखो जो ये इन्होंने मतलब मोहम्मद नाशीद हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि मोहम्मद जो नाशीद हैं ये एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट रहे हैं मालदीव्स के, अब नहीं हैं, अब कहीं और काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कंटेक्स्ट में, जैसे भी हमने कुछ समय पहले ही चागोस आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था, और आई थिंक एक एग्रीमेंट की भी हमने चर्चा की थी, जिसमें ब्रिटेन ने कहा था कि वो अपनी सोवेनिटी को वहाँ पे मतलब एक एग्रीमेंट दूसरे देश के साथ किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताओ देश का नाम क्या है। ठीक है, एम से नाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चागोस आइलैंड। तो इन्होंने क्या अपना थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताने का प्रयास किया कि मालदीव्स का कैसा जुड़ाव था। तो मैंने 2-4 पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, बाकी वो चागोस आइलैंड के थोड़ा मैपिंग और ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो और मालदीव्स का इंपॉर्टेंस इस साल भी मेंस में था, और हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। जो मेंस में प्रश्न इस बार आया है 2024 के मेंस में अगर आप बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो चागोस आइलैंड की बात करें तो इसमें 7 एटोल्स हैं। एटोल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटोल्स? एटोल्स शब्द का मतलब क्या है, जैसे अगर आप कोरल रीफ्स की बात करो तो उसमें एक टाइप होता है जिसे हम अटोल बोलते हैं। जैसे अगर इनका आप शेप देखो तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे लक्षद्वीप भी एक प्रकार का एटोल है। तो इस टाइप से जो है ये ऐसा रहेगा, है ना, तो ये ऐसे और ऐसे, तो ये इस टाइप से रहेगा, अटोल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी इसे भी एक कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज कोरल रीफ। जो कोरल रीफ है उसका एक फॉर्म कंसिडर किया जाता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ है, इस तरीके से। तो ये 7 एटोल्स है चागोस आइलैंड की जब हम बात करते हैं। अब इसमें एक है जिसका नाम रखा पैरोस बनहोस,
जो कि नदर्न मोस्ट अटोल है। तो ये थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना, मैपिंग के लिए बहुत मैटर करता है। यूपीएससी की नज़रें ऐसी चीज़ों पे ही होती हैं। दैट इज़ पैरोस बनहोस जो है ये नदर्न मोस्ट अटोल है। अब इसमें कहा गया कि जो मालदीव्स के सुल्तान थे 1560 में, उन्होंने पैरोस जो बनहोस अटोल है उसे कहा कि वो सुल्तान ऑफ मालदीव से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने कहा कि चैगोस आइलैंड और मालदीव से हिस्टोरिकल टाइज है, और है ना नेविगेशनल रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कई सारे जो अरब के जो आते थे वो अहमद इब्न मजीद करके आए थे, उन्होंने इस रूट के बारे में बताया था। अपना फोल हवावी करके थी टू फो वुलाक, ठीक है, तो मालदीव्स और मलाय पेनिनसुला को कनेक्ट करना। फिर फ्रेंच ट्रैवलर विंसेंट ले ब्लांक करके थे, तो उन्होंने भी हाईलाइट किया। देखो ये सब याद नहीं रखना, बट मैंने पॉइंट्स आप चाहो तो रीड कर लेना। हमें थोड़ा मैपिंग का कंटेक्स्ट है, मैंने मैपिंग का इंक्लूड तो किया था इसमें, तो वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस डायग्राम से आपको इजीली चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है अपने कंटेक्स्ट में, तो कुछ पॉइंट्स मैंने डाल दिए हैं। तो क्लेम देखो यही है सारा कि ये जो पैरोस बनहोस अटोल है ये क्लेम किया गया है। नेविगेशनल रूट्स थे, ठीक है, मलाय पेनिनसुला के। फिर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी रहा है, जैसे ये कहा गया कि जंजीबार से जो वहाँ के सुल्तान थे तो बहुत सारे अफ्रीका के लोगों को वो स्लेव के रूप में लेकर आते थे और यहाँ कार्य कराते थे। कुछ लोग सेटल भी वहीं हो गए। और फिर कल्चरल जो लिंकेज भी है वो भी अफ्रीकन कम्युनिटी से, अफ्रीका से, और ये सबसे जो कल्चरल लिंकेज है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे अफ्रीकन इन्फ्लुएंस भी मालदीव्स एक्सपीरियंस नोटेबल अफ्रीकन प्रेजेंस, क्यों? क्योंकि जो सुल्तान थे वो अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स लेकर आते थे। अब जो चगोस आइलैंड है वो बेसिकली ब्रिटिश और फ्रेंच कन्फ्लिक्ट के बेसिस पे जो था ना कि किसका जुरिडिक्शन हुआ, क्योंकि इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो चगोस आइलैंड है इट वॉज शेप्ड बाय फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच कन्फ्लिक्ट हुआ था। अच्छा, ये आपको पता है कि इट इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन रीजन विद द आइलैंड रिमेनिंग अंडर यूके जुरिडिक्शन इन बाय 1965 में ब्रिटेन के पास आ गया। धीरे धीरे यहाँ पे देखो फिशिंग प्रैक्टिसेस हुई, कई कंसर्न भी रेस किए गए हैं कि इंडियन ओशन रीजन में क्योंकि ये लोकेटेड है तो धीरे धीरे किस तरीके से इसके मैराइन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट आपको करना है, ये एक कंसर्न था। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब फिशिंग की जा रही थी, तो जो फिशिंग पोटेंशियल उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी है। फिर उसके बाद यूके का जो रोल है कंजर्वेशन से रिलेटेड, कैसे कंजर्व इसको किया जाए उस पर एक है। यूके जो है कुछ कदम उठाए तो उसने अपने इसके कंजर्वेशन के लिए। फिर डीकोलोनाइजेशन है, क्योंकि हाल में ही इसने एग्रीमेंट साइन करके जो सोवेनिटी है यूके ब्रिटेन ने उसको दिया है, ठीक है। कौन सा देश है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। और यहाँ पे अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने समरी थोड़ा सा इस पर इंक्लूड की हुई है, तो जस्ट आप ये देख लो। तो देखो ये सब कंटेंट को इस टाइप से शेप करना में टाइम लगता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा इधर कर दूं, तो ये अफ्रीकन इन्फ्लुएंस बताया है, ठीक है। चगोस सोवेनिटी क्यों, कैसे डिटरमाइन हो, ब्रिटिश और फ्रेंच वॉर के बीच में। मालदीव्स एक्सपेडिशन, कोकोनट पाम मार्किंग, है ना, कोकोनट पाम मार्किंग आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है दे यूज टू विजिट मालदीव्स ऑल्सो। फिर यहाँ पे फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल टेक्निक की ज़रूरत है, मतलब सस्टेनेबल फिशिंग जो है वो अपनाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल फिशिंग वो अपनाने की ज़रूरत है। फिर समुद्री जो कंजर्वेशन उस पर फोकस करना ज़रूरी है। फिर यूके के रोल की बात करें तो उसमें कंजर्वेशन पे कई एफर्ट किए गए हैं। और फिर जो है डीकोलोनाइजेशन की तरफ है कि किस तरीके से जो चगोस आइलैंड है उसका आप कह सकते हैं, ये जो चगोस आइलैंड है इस पर जो ब्रिटेन है उसकी सोवेनिटी लॉस हो, और दूसरा जिसका है उसको वो दिया जाए, उसके कंट्रोल को दिया जाए, ठीक है। ये हमने चर्चा पहले कर रखी है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाइट डेथ ऑकर ड्यू टू हीट स्ट्रोक। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से जो डेथ है वो क्यों ऑकर होती है। अब ये पीछे एक टॉपिक है, अब इस पर मैं मतलब कॉमन सी बात है, गर्मी बहुत है, ये सब पढ़ाने की चीज़ नहीं है, बट इसमें एक टॉपिक जो आपके लिए फ्रेम होता है वो देख लेते हैं। इसमें 2 डिजीजेस के नाम हैं वो पता होना चाहिए, वो मैंने इंक्लूड किया है, मतलब कई मैच द फॉलोइंग साइंस के कंटेक्स्ट में याद हो जाए, बाकी सारी चीज़ें तो नहीं। एक तो एक टॉपिक ये टर्म याद रखो, दैट इज़ हाइपरनेट्रीमिया का टर्म पता होना चाहिए। तो इसमें जब सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया है,
और कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया है। और इससे काफ़ी सारा कॉजेज़ डिहाइड्रेशन है या बहुत ज़्यादा सोडियम लेना या डायबिटीज़ है, तो इससे ये हाइपरनेट्रीमिया जैसी चीज़ें होती है। और इससे क्या है कि ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर एक टर्म मेंशन है दैट इज एनसीफेलोपैथी। एनसीफेलोपैथी क्या है, ये जो टर्म है ये इसमें क्या है कि ये ब्रेन जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब जो ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए दैट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन। एंड देयर इज़ दिस सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, SIRS। इसमें क्या है कि जो पूरी बॉडी है वो अफेक्ट होती है और किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी बड़े आघात की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। तो यहाँ पे एक तो देखो ये दोनों टर्म को अगर जोड़ दोगे तो ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर रहा है, प्लस जो शरीर है वो भी जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए दैट इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू फंक्शन। तो ये एक सिंड्रोम होता है जिसे कहा जाता है दैट इज़ एनसीफेलोपैथी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। तो कहा गया कि दोनों चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द हीट स्ट्रोक। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें दोनों कंडीशंस को समझना, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे देखना, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैन इंडिया एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप। ये एक टॉपिक है इकोनॉमी का। ठीक है, तो यहाँ पे कैन इंडिया एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप। अब मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो। सपोज करो आप जो है पैसा कमा रहे हो आज 10,000, सपोज करो आज से 5 साल पहले आप 10,000 रुपये महीना जो है कमा रहे थे। अब फिर धीरे धीरे मेहनत की 50,000, 60,000, 70,000, 70,000 पहुँच गए। अब 70,000 के बाहर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, फिर आप अपने से कंपेयर करोगे कि अरे यार वो लोग तो देखो 4 लाख महीना कमा रहे हैं, कोई 3 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो रीच नहीं कर रहा। तो मतलब भारत भी क्या है, भारत भी एक इनकम मतलब एक लेवल ऑफ इनकम जो मिडिल इनकम ग्रुप होता है या आप कह सकते हो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक रीच कर गया बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। अब उसके बियॉन्ड हमें जाना है, तो उसके बियॉन्ड अगर हमें इंक्रीज़ करना तो भारत के पास बहुत सारे चैलेंज है। जैसे हमारी पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद अगर दूसरे देशों ने इस मिडिल इनकम ट्रैप को सरपास करके और इनकम को इंक्रीज करने का प्रयास किया तो बहुत सारी, जैसे साउथ कोरिया है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लो अगर आप करते भी हो तो अब भारत में उसको कैसे डेवलप करोगे, क्योंकि अभी क्लाइमेट एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, आप एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भी जा रहे हो, प्लस आपकी पॉपुलेशन इतनी अधिक है, तो अब बहुत ज़्यादा अगर इनकम जनरेट भी करते हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप बना भी लेते हो तो पहले जैसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का डिमांड है, बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है देशों के द्वारा अपनाई जा रही, बहुत तरीके का जो है दे विल ट्राई टू इम्पोज, आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे, हम ये नहीं लेंगे भारत से, हम वो भारत से नहीं लेंगे, या किसी दूसरे देश की बात किया जाए तो वो मना कर सकता है कि या कोई ना कोई टैक्स जो है वो लगा सकता है, टैक्स नॉन टैक्स बैरियर जैसी चीज़ों को लगा सकता है। तो ये सब को टैकल करना एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसको देखते हैं एक एक करके जो है उसको डिस्कस करता है। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, इसको एक बार अगर आप गो थ्रू हो गए तो यहाँ पे ये जो एक रिपोर्ट आई, ऐसे यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ये प्रश्न आता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में इसमें मिडिल इनकम ट्रैप कंसीडर किया गया है। तो मिडिल इनकम ट्रैप जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है एज कंट्रीज इनकम राइजेस, वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज एज इनकम राइजेस, पर्टिकुलरली व्हेन पर कैपिटा इनकम रीचेस 11% ऑफ दैट ऑफ द यूएस। मतलब अगर यूएस की 100 है और उसके बाद 11% मतलब 11% ऑफ 100। ठीक है, आप ये मानकर मतलब यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा का इनकम का मतलब जो भी देश की जीडीपी है उससे आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लो ऐसे समझो कि अगर आपके फैमिली के अंदर 2 लाख रुपए कमाई हो रही है, 5 लोग हैं, तो पर पर्सन कितना आएगा, तो 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दो। इस टाइप से मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज़ है, बट ऐसा पर पर्सन इनकम आ गई। तो इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम होती है। तो पर कैपिटा इनकम जब 11% दैट ऑफ द यूएस रीच करेगी और जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, अगर एक देश की इनकम एक राइज होती है, जैसे मान लो आप 70,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 70 से 90 करना इतना आसान नहीं होगा, 10 से 70 आप कर सकते हो कि थोड़ा स्किल इंप्रूवमेंट किया ऐसा। तो इसी तरीके से देशों के एक इनकम अर्न हो रही है, फिर उसके बाद अगर उसको आगे बढ़ना है तो फिर वो चैलेंजिंग होगा, वो एक ट्रैप सा बन जाता है। उसके लिए फिर आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, देन ओनली आप जो है चीज़ें को चेंज जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कई सारी स्टैग्नेशन है, लाइक ओवर द पास्ट 34 ईयर्स 34 मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने
सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया हायर इनकम लेवल तक। मात्र 34 ईयर में 34 इनकम मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ है। इसमें कहा गया कि इसके लिए अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो 3I अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो इस टर्म को, 3I अप्रोच। 3I अप्रोच में इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशन है। तो ये 3I अप्रोच आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। 3I में आप जैसे मान लो इकोनॉमी को इन्हांस करना है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ आएंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनका डिमांड बहुत हाई है। उसके अलावा आप देखोगे इनोवेशन पे फोकस करना। इसके बाद यहाँ पे भी कहा गया कि बहुत सारे लेवल पे जो सरकार है उनका इंटरवेंशन मैटर करता है। जैसे साउथ कोरिया का एग्जांपल, चिले का एग्जांपल दिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी को और सपोर्ट किया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। जैसे हमारे देश में मेक इन इंडिया है, या पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, या आजकल हम PLI जैसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी स्कीम्स की ज़रूरत है, पॉलिसी लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत है। देन ओनली जो फर्दर आप कह सकते हैं कि देश जैसे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी और मिडिल इनकम जो ट्रैप है हम एक तरीके से उसको सरपास कर सकते हैं। फिर साउथ कोरिया मॉडल के अंदर यहाँ पे कहा गया था कि जो साउथ कोरिया की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे जो सरकार है उसने रिवॉर्ड किया ऐसी सक्सेसफुल कंपनीज का विथ टेक्नोलॉजी एक्सेस वाइल अलाउिंग अंडर परफॉर्मिंग फर्म्स टू फेल, फॉस्टरिंग अ डिसिप्लिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे अभी हम मतलब इन्होंने जैसे मान लो कोई और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी करना। अब जो नहीं अच्छा कर पा रहे तो दे अलाउड किया, अच्छा तुम ठीक है, तुम अभी यू आर नॉट एबल टू कम्पीट तो ठीक है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी इन्होंने अपनाई थी। तो अब जैसे हमारे देश में मान लो कुछ बिजनेस घराने होंगे, अब दे आर सक्सेसफुल, छोटे प्लेयर्स को बहुत टाइम लगेगा ऊपर उठने में। तो मान लो अगर साउथ कोरियन मॉडल के हिसाब से देखा जाएगा तो गवर्नमेंट तो फिर उन्हीं कुछ जो मान लो 100-200 जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ओनर्स हैं, उन्हीं को प्रमोट करना कि ठीक है तुम ही आगे बढ़ाओ चीज़ों को, रादर देन कई नए प्लेयर्स को लेकर आना। और जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर ऐसा नहीं कि उनके रिवैम्पिंग के लिए हम कदम उठा रहे हैं, अगर साउथ कोरिया मॉडल की अपना है। बट इसके भी अपने भारत जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना आसान नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे चिले की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर पे इंटरवेन किया था। जैसे सालमन इंडस्ट्री है जहाँ पे लाइक गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। जैसे रिसोर्सेज की बात है, अब जैसे इवन आप बहुत सारी चीज़ें रन करते हो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो थर्मल पावर आपको आसानी से मिल पाए, या कोई भी इंडस्ट्री रन होती है तो उनको रिसोर्सेज है तो उसमें सरकार का सपोर्ट रहना, उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए और फिर देश मतलब जो कंपनीज वो आगे बढ़ सके, इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सके। तो ये एक चिले का मॉडल था जो साउथ अमेरिकन देश है उसमें देखा गया। भारत को क्या है कि जो साउथ कोरियन मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया एक न्यूट्रल स्टेट रोल अपना सकता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड जो बेनिफिट्स हैं उसको हम अपना सकते हैं और लोकल बिजनेस में इनोवेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना कि अगर हमें करना भी है तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि ये चीज़ हाईलाइट की जा सकती है। जैसे इसमें 2 शब्द आपके मेंशन्ड है और वो दो चीज़ें क्या हैं कि एक तो इनोवेशन को इनकरेज करना, इनकरेजिंग इनोवेशन, और दूसरी चीज़ इसमें कहा गया कि इंश्योरिंग बेनिफिट्स परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हो आपके, द परफॉर्मेंस बेस्ड आपके बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, और साथ में जो लोकल बिजनेस है उनको इनोवेशन जो है, इनोवेशन की बात किया जाए तो इनकरेज करना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो है फोकस कर सकते हैं भारत। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप देखो 3I अप्रोच, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और स्टेट इंटरवेंशन साउथ कोरिया मॉडल में टेक्नोलॉजी के ऊपर, और चिले मॉडल की बात करें नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करना। अब देखो पूरा मैंने जितना पढ़ा है डायग्राम से आपको देखो इतना ही याद रहेगा, और ये डायग्राम जो है आपको अवेलेबल हो गया। ठीक है, सामने के सामने आपके पास जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने जो है वो एकदम से आ गया। ठीक है, तो डायग्राम आप देखो, इससे आपका रिवीजन बहुत है। देखो यही एक कारण हो जाता है कि हमको थोड़ा थोड़ा सा सेशन में देरी हो जाती है, फिर सेशन में रिकॉर्ड भी करता हूँ। ठीक है, और फिर जो है सेशन आपके सामने आता है, तो इसलिए एक मिनट बस। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो कुछ पॉइंट्स इस पे देख लो, बढ़िया पॉइंट्स हैं, एक एक करके बहुत आसानी से रिवाइज करोगे। साउथ कोरिया जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है ये अभी वायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आपका रिड्यूस हो रहा है।
ठीक है। तो साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट जो सक्सेस है, स्लोड वर्ल्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ है, तो वायबिलिटी इतनी नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने जम के मैन्युफैक्चरिंग की, अब खरीदने वाला भी तो चाहिए, मैन्युफैक्चर करके क्या कर लोगे। तो अब दूसरे देश जो है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, ये बहुत सारे पोलराइज्ड वर्ल्ड हो रहा है। पहले कुछ ही लोग थे तो अपना बेच उच के पैसा कमा लिए, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और साथ में बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी उसको डील करना है, सरकारों से डील करना है, और फिर वो टैक्स और ये लगा के जो है कई मान लो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको एंटर होने से ही रोक दें। जैसे अभी हमने शायद कल ही डिस्कस किया था, वो आपका CABM के ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये CABM क्या था, जो कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर मैकेनिज्म है। अब अगर ये लागू हो जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट्स की एंट्री थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो कहा गया साउथ कोरियन मॉडल इतना आसानी से आप नहीं कर सकते हो। दूसरा एक अगर आप देखोगे, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे में यहाँ पे कई ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, दे आर एक्सपीरियंसिंग प्रीमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या है कि लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग इनकम शेयर एट अ लोअर GDP लेवल। तो कंट्री ऐसे मतलब यहाँ पे लाइक दे आर मूविंग टुवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे जैसे मान लो आपका पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उसमें मेजर सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, और है ना आपके एग्रीकल्चर है, मेजर कंट्रीब्यूशन GDP में सर्विस सेक्टर का है। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो वो उसमें डिक्लाइन, मतलब अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से आप करना चाहते हो तो वो ना हो पाए, और जो कंट्रीब्यूशन है इनकम में इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसमें रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो वो एक चैलेंज बनेगा, मतलब क्योंकि अगर आप चाहो कि साउथ कोरिया मॉडल की तरफ आगे बढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करें, तो ये भी एक जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रीमेच्योर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी एक बड़ा एक कारण बन सकता है। प्रीमेच्योर मतलब एक जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने किया और उसके बाद आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपके पास मार्केट भी है, सब कुछ है, लेकिन आप पहले से ही मान लो जो चीज़ जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए वो उस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ना हो पाए, तो उसको उस पर उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखो फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का है। अब अगर हम इंडस्ट्री डेवलप भी कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज, स्किल्ड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल, एनर्जी ट्रांजिशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देन ओनली हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भारत में स्टैग्नेशन की बात करें तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर भी ज़्यादा तेज़ चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इन सब में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एग्रीकल्चर में है, सर्विस सेक्टर भले GDP में कंट्रीब्यूशन है, बट अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे कि लाइक इफ यू विल कंपेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्विस सेक्टर में, तो वो कंपेरेटिवली लेस है। तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, GDP में कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का कम है। तो इंडियन मैन्युफैक्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन हो रहा है, मतलब तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे, मतलब उस पर भी स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। अब इस पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लो प्रोडक्टिविटी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जा रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वहाँ पे अभी जो मतलब इतना ज़्यादा हमारा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं है, तो एक खेत में 5 लोग हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते पाँचों एम्प्लॉयड है। जो काम एक आदमी और एक मशीन से हो सकता है उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, तो प्रोडक्टिव जॉब नहीं है। तो अगर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट में तो लो प्रोडक्टिव जॉब्स होंगी, तो ये भी एक कंसर्न है, ठीक है, जो इसमें हाईलाइट आपकी की गई है। वेज डिस्पैरिटी भी एक फैक्टर आपका आता है मेल फीमेल के बीच में और इस टाइप से। तो ये जो वेज डिस्पैरिटी है, GDP ग्रोथ 7% के, तो बट रियल वेज ग्रोथ की बात करें वो नहीं है। मतलब आप कहोगे कि ग्रोथ तो कंपनीज ग्रो कर रही है, GDP बढ़ रही है, बट जिस टाइप से लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए तो वो नहीं बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे जैसे जो भी मान लो बढ़ना, जैसे आज कोई 200 रुपये कमा रहा है, बट महंगाई मान लो जिस हिसाब से उस हिसाब से पैसा देखोगे तो वो आपका कंपेरेटिवली लेस है। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वेज का इंक्रीज नहीं है, और इससे ये आप देखो इससे कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है, मतलब अफेक्ट होता है। अगर मेरे जेब में 200 रुपये है तो मैं पहले अपने बेसिक नीड को पूरा करूँगा। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है तो मैं अपने बेसिक नीड को भी पूरा करूँगा और दूसरी चीज़ खरीदूंगा भी। तो अगर आप उनकी वेज नहीं बढ़ाओगे, वेज नहीं है, तो कंजम्पशन जो है वो भी आपका रिडक्शन होगा उसमें। तो ये फैक्टर भी इसमें जो है आपका हाईलाइट किया गया। तो देखो ये बहुत अच्छे डायग्राम है, इसी में देखो टाइम लग जाता मुझे सेशन बनाने में, बट आपका बेस्ट कंटेंट है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर फोकस
करोगे, ईमानदारी से पढ़ते रहोगे ना, तो आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेसी वर्सेस ग्रोथ की बात करें तो साउथ कोरिया और चिले की बात करें तो यहाँ पे हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ सेक्रीफाइंग डेमोक्रेटिक वैल्यू फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि अब हम तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब जैसे साउथ कोरिया ने क्या कर दिया कि बोले कि जो बढ़िया कर रहा है तो उसको प्रमोट कर दिया, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस दे दिया, स्टेट के इंटरवेंशन से जिसको जरूरत पड़ी उसको चिले ने जो है नेचुरल रिसोर्सेज दे दिया। बट तो क्या हम ऐसा स्टेट का इंटरवेंशन कर सकते हैं कि मान लो भारत में ऐसा हम सोच सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेटिक सिस्टम को सरपास करके और कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करें? वो नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ आपके पास ग्रोथ है, तो बट ग्रोथ को भी हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेसिस पर लेकर आना है। जो आपकी पॉलिसीज है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको सबको प्रोवाइड करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ के लिए अलाउ कर दिया कि भाई ये 100 लोग हैं, 100 बिजनेस कंपनीज हैं, उन्हीं के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब अपना डेमोक्रेसी को और प्लस स्टेट इंटरवेंशन की बात करें। फिर बिलियनियर्स का इन्फ्लुएंस है, तो ये भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है, जैसे ना कहा जाता है ना कि यार ये जैसे आप देखोगे कि एक नैरेटिव भी चलता रहता है ना कि ये जो बिजनेसमैन है वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से मिल के और फिर चीज़ें अपने प्रोजेक्ट ले लेना और ये सब है ना, अर्निंग करना, फिर कुछ शेयर पार्टी को दे दिया या ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो ये बिलियनियर इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा चैलेंज आपका जो है आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज यूकेस ओपन सेफली एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, एक तो सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। दूसरा टेलीग्राम चैनल अलग से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आपको रहेगा। ठीक है, तो आप देख लेना। बाकी सारी जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड मैं आपको आखिरी में दूंगा। अब यहाँ पे देखो ये जो केस है ना, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ओपन सेफली प्लेटफॉर्म। जैसे इस साल मेंस में 24 में आप देखोगे तो एक प्रश्न आया था दैट वाज रिलेटेड विथ मतलब डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। तो ओपन सेफली जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक प्लेटफॉर्म आपका है जो डेवलप किया गया था बेन गोल्ड एक्रे टीम के द्वारा। और मेनली जो जितना भी रिकॉर्ड है ना यूके के अंदर, ये प्लेटफॉर्म है हेल्थ रिकॉर्ड, बचपन से लेके बड़े तक सारा हेल्थ रिकॉर्ड जो है इसमें रहता। अब इसमें पूरा लीकेज उकेज हुआ है, तो इसमें मतलब पूरा, क्योंकि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी ब्रिटिश के सिटीजन्स हैं उनका आप बर्थ से डेथ तक का सारा इसमें आपका रहता है ना। तो यहाँ पे प्राइवेसी एक कंसर्न है, डेटा जो पास्ट डेटा लीक्स हैं इससे लोगों का ट्रस्ट जो है बहुत रिड्यूस हुआ है। तो ये काफ़ी सारा एक चैलेंज भी बन गया है ना। तो यहाँ पे लाइक रिसर्च ट्रांसफर, ऑल सबमिटेड कोड इज पब्लिकली एक्सेसिबल, प्रिवेंटिंग अनएथिकल प्रैक्टिस। तो ये देखो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा डेटा है, अब कोई कुछ भी करके डेटा ले लेता है अपने मार्केटिंग या दूसरे पर्पस के लिए, तो वो एक कंसर्न है। अब यहाँ पे हमें जो लेसन लेना है कि जब आप डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी पर बात करते हो, तो उस पर अगर आप कोई आर्गुमेंट देना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म को दे सकते हो। ठीक है, बाकी इस पर हमें बहुत डिटेल में नहीं कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आपको देखना कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है, यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है, फिर भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जा रहा, क्यों? कई बार जो है डेटा का जो लीक है उसकी वजह से। सो दैट इज़ अ कंसर्न। ठीक है, तो उसको हम भी अगर अपने देश के अंदर करना चाह रहे हैं तो वी हैव टू कंसिडर कि किस तरीके से ये जो डेटा है इसकी प्राइवेसी को हम मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है, और साथ में वो डेटा सिक्योर कर सके, वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी आपका बन जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया। कब रोल प्ले किया? कोविड-19 के टाइम पे आप जब वो डेटा है तो बहुत हेल्प किया। जैसे अब किसी बीमार है तो है पूरा हिस्ट्री है मेडिसिन की, तो पता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट डेवलप करना। इवन ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उन्होंने वैक्सीन और ये सब डेवलप करने के लिए भी जो डेटा इस प्लेटफॉर्म से लिया, जो हो सकता है अनएथिकल भी हो। तो ये सब कंसर्न जो है वो आपके रेस किए गए हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसे प्रायोरिटीज़ आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। तो ओपन सेफली प्लेटफॉर्म, एक्सेस टू हेल्थ रिकॉर्ड, प्राइवेसी एश्योरेंस दिया जाता है, रिसर्च एप्लीकेशंस है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन रिसर्च, पब्लिक कोड विजिबिलिटी, तो ये सब प्लेटफॉर्म हाईलाइट करता है, बट अभी ट्रस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक है जिसमें बारा तिजुका बीच है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये आपका लोकेटेड है ब्राज़ील के अंदर, मैपिंग के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना। चलो एक कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका 21 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। इसमें पहले जब आप ज्वाइन करोगे तो 450 पेज के हैंड रिटन नोट्स हैं, पैरेलली वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव रिवीजन और
आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगी। तो ये सारा रहेगा। कोई क्वेरी है तो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि आप दिसंबर तक अपने कोर्स को कंप्लीट करें। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी रास्ता आपके लिए ओपन होगा। आप प्लेलिस्ट भी जाओ तो वहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये नंबर याद रखो 90579 921649। तो आप कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। saurabh-pandey-upsc.com में जाके और ऑल कोर्सेज वहाँ पे क्लिक करके सारे कोर्सेज आपको एक्सेस हो जाएंगे। जो आपको ज्वाइन करना है कर लो। और एडवांस करंट अफेयर का कोर्स आपका 21 तारीख से ये भी शुरू हो जाएगा। क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी 21 तारीख से। इसका टेस्ट सीरीज़ हमारे ऑलरेडी एक टेस्ट हो गया और अभी मैंने इस पर अभी स्टडी मटेरियल के 7 सेट अपलोड कर दिए हैं। अब ये कंटेंट बहुत ही 1000 पेज के ऊपर जाएगा। पूरा MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर्स के पूरे कंटेंट है। इसको प्लीज़ मिस मत करना। ये स्टडी मटेरियल बहुत मैटर करेगा। 30 टेस्ट है तो पहले इसी स्टडी मटेरियल के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगा और धीरे धीरे फिर और टफ होते जाएंगे टेस्ट। टोटल हम 30 टेस्ट में पूरा रिवीजन भी कर लेंगे और अच्छा टेस्ट प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर आप 30 टेस्ट करके जाते हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, पहला टेस्ट दिया भी आप लोगों ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना और इस स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करते रहना। जो भी सिलेबस है मैं 2 दिन पहले आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले से बता दूंगा तो आप पढ़े बैठे रहोगे। आई जस्ट वांट कि मैं आपको मार्क कर दूंगा ये सेट ये सेट ये सेट ये सेट, इससे आपको क्वेश्चंस को आएंगे और इनको पढ़ना है। पर्पज़ ये पहले आप उसको पढ़ के अपना रिवाइज करो फिर टेस्ट दो। ठीक है, उसमें भी फिर 40% क्वेश्चन बाउंसर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इथिक्स इंटीग्रिटी, इसका भी मैंने एक तो इथिक्स के नोट्स अपलोड कर दिए हैं, उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ARC रिपोर्ट के 3 वीडियो अपलोड कर दिए, गवर्नेंस इन इंडिया के 6 वीडियो अपलोड कर दिए। मुझे थोड़ा समय लगेगा, 4-5 वीडियोज़ और बचे हैं, वो अपलोड कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे का कोर्स भी प्रॉपर अच्छे तरीके से चल रहा है। 3 आपने लिख चुके हो, चौथा मैंने अपलोड कर दिया है। 5 दिन का टाइम है लिखने का। लिखोगे, मॉडल ऐसे मिलता है और साथ में आपका इवेल्युएशन होता है। तो ये चीज़ आप मिस मत करो, लिखते रहो। अगर आप 10, 12, 15, 20 भी लिख लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो लिखने की आदत जरूर है डालना है। आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ऐसे प्रश्न UPSC फ्रेम करता है और ऐसे प्रश्न आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना है और इस सेशन का PDF आप भी देख लो। यहाँ पे ये अलग से टेलीग्राम चैनल है, द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये इसका लिंक दे रखा है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेना। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।